हम लोग अभी तक दो चर वाले जो भी रैखिक समीकरण युग्म है उनको हल करने की एक ग्राफी विधि देख चुके हैं और दो तरह की बीजगणितीय विधि देख चुके हैं, जिसमें से एक है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी थी विलोपन विधि। अभी जो विधि हम देखने जा रहे हैं वो कोई नई विधि नहीं है, लेकिन एक आसान तरीका है जो एक तरह से विलोपन विधि से ही निकल करके आता है। तो एक उदाहरण से हम इसको करते हैं। हमारी किताब में एक उदाहरण दे रखा है, उसी उदाहरण से करके देखेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। तो एक उदाहरण है जो है 5x धन 3y बराबर 35 और दूसरा उदाहरण है 2x धन 4y बराबर 28। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। कैसे करते हैं? विलोपन विधि से। और विलोपन विधि में आपको पता है कि हम जो भी एक चर है उसके एक टर्म को कैंसिल कर देते हैं। तो यहां पर अगर आप देखिए 3y है, यहां पर 4y है, इसको अगर हम 4 से गुणा करें इस समीकरण को, इस समीकरण को 5 से नहीं, इसको 3 से गुणा करें तो दोनों 12 हो जाएंगे और फिर हम इनको कैंसिल कर देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो यही करने की कोशिश करते हैं। ठीक, विलोपन विधि ही है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन अभी जो आपको मिलेगा वो आपको एक अलग रूप में मिलेगा और वो अलग रूप में मिलने का फायदा ये है कि हम उसको बहुत ही डायरेक्टली, बहुत सीधे सीधे यूज कर पाएंगे अपने आंसर्स निकालने में। तो यहां पर क्या करते हैं, इसको गुणा कर दिया 4 से, इसको गुणा कर दिया 3 से। अच्छा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? पहला समीकरण जो आएगा वो आपको आ जाएगा 4 पंचे 20x, उसके बाद से 4 3 12y बराबर। अब यहां पर जो मैंने इस तरह से लिखा है ना, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको क्या करते हैं, जैसे गुणा कर रहे हैं इसको वैसे ही लिखते हैं, तब आपको समझ में आएगा पूरी तरह से। क्या किया हमने, 5 गुणे 4x धन 12y, y तो कैंसिल हो जाएगा, इससे चलिए 12y लिख दिया अभी, बराबर क्या हो जाएगा 35 गुणे 4 140। समझ रहे हैं? अब 3 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2x धन 3 गुणे 4, तो ये 12y फिर से कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर जो 140 लिखा है इसको 140 ना लिख करके खोल करके ही लिखते हैं। खोल करके मतलब जो गुणा करने वाली फॉर्म है उसको वैसे ही लिखा रहते हैं। ठीक, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 28 गुणे 3 हो गया। अब क्या किया, दोनों को हमने घटा दिया। ठीक, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, x का क्या बचा, x में आपके पास क्या बचा, ऊपर बचा 5 गुणे 4x और इसी में आप घटा दे रहे हो कितना, 3 गुणे 2x और ये आपको किसके बराबर मिल रहा है, ये बराबर मिल जा रहा है आपको किसके, ये 35 गुणे 4 माइनस 28 गुणे 3। ठीक, ये आपको मिल गया। अब क्या करते हैं, अब इसी में आप जो x है अगर आप x में कॉमन ले लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 5 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 2, ये बराबर क्या हो गया 35 गुणे 4 माइनस 28 गुणे 3। आप कहेंगे कि ये पूरा इसको ओपन करके क्यों नहीं लिख रहे हो, अभी आपको समझ में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। यहां से x जो है वो सीधा सीधा क्या निकल के आ जाएगा, x जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 35 गुणे 4 माइनस 28 गुणे 3 बटे, देखिए 5 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 2। अब ये कोई संख्या है, 35 आप 4 में गुणा करोगे आपको 40 मिल जाएगा, यहाँ 84 मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, आप घटा भाग गुणा भाग कर दोगे आपको उत्तर मिल जाएगा। तो हम लोगों ने इसको ऐसे क्यों लिखा, ऐसे इसलिए लिखा राजा बाबू कि ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये a1x धन b1y बराबर c1 है। इसको हम लोग पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लें तो कैसे लिखा हुआ है, 5x धन 3y ऋण 35 बराबर 0, ऐसे लिखा हुआ है ना। और ऐसे ही दूसरा समीकरण क्या लिखा हुआ है, 2x धन 4y ऋण 28 बराबर 0। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ये लिखी होती तो यहां पर a1 क्या है, तो आप कहोगे यार a1 जो है वो 5 के बराबर है, b1 क्या है, b1 आप कह दोगे 3 के बराबर है, c1 क्या है, आपको अगर ऋण 35 के बराबर है, किसके बराबर, ऋण 35। ध्यान रखना, सही से नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए, ऋण 35 लिखा हुआ है वो। अब यहां पर क्या हो जाएगा, a2 क्या है, a2 आप कह दोगे a2 जो है वो है 2, b2 क्या है, b2 है आपका 4 और c2 क्या है, c2 है ऋण 28। ठीक, ये लिख लिया। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, x क्या लिखा हुआ है, ये देखो x जो आपका लिखा हुआ है, x सीधे सीधे देखिए क्या लिखा हुआ है, b1 कितना था आपका बताइए, b1 यहां पर देखिए, जो आपने ये नया समीकरण बनाया गुणा करने के बाद से, है ना, उसको आप अभी छोड़ दो, जो आपका पुराना लिखा हुआ है उसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो यहां पर देखिए सबसे पहले आप जब x का मान निकाल रहे हो
तो फिर कैसे निकालेंगे? यहां पर ये हमें A1 है, B1 है, C1 है, ये दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, B2 दिया हुआ है और C2 दिया हुआ है। अब अपने को करना क्या है? अपने को मान निकालना है सीधे सीधे किसका? X का। तो जो हमारा मान निकल करके आ रहा है वहां से हम कैसे करके निकाल सकते हैं, हमें ये देखना है। ठीक, अब यहां से आप सही से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? B1 कितना था? 3। अब आप तो कहिए ऋण की तरफ है, अभी देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। B1 गुणे C2 माइनस B2 गुणे C1 बटे, ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? देखिए B1 क्या है? 3 और C2 क्या है? ऋण 28 है। तो आप क्या कर रहे हो? 28 से 3 का गुणा कर रहे हो ऋण के साथ। तो ये देखिए, ये ऋण के साथ वाला है, ये टर्म पहले आ गया और उसके बाद से यहां पर ऋण है, लेकिन फिर 35 भी ऋण का है, तो 35 और 35 जो ऋण है वो धन हो जाता है। तो देखिए आपको क्या लिखा हुआ है? 35 गुणे 4। तो ऋण वास्तव में क्या लिखा हुआ है? ये जो लिखा हुआ है ना, आपको 35 गुणे 4 दिख रहा है, वो ऐसे लिखा हुआ है, ऋण 35 गुणे 4। अब ये ऋण और ऋण धन हो जाएगा, तो आपको 35 गुणे 4 जो है वो यहां पर दिख रहा है, देखिए ये लिखा हुआ है। अब क्या हो जाएगा? नीचे देखिए, नीचे आपको क्या क्या दिख रहा है? नीचे आपको दिख रहा है 5 गुणे 4, ये दिखा? ये कहां से आया? इसका क्या टर्म था? A1 और उसके बाद से 4 का क्या आ रहा है? B। तो ये हो गया आपका A1 और ये हो गया B2। तो आप क्या लिख दे रहे हैं यहां पर? A1 गुणे B2 माइनस B2 माइनस B1 गुणे A2, या फिर A2 B1 कर दीजिए। तो A2 कितना है? 2 और ये आपका कितना है? 3। तो देखिए 3 से 2 का आपने गुणा कर रखा है, तो यहां पर B1 A2 कर दीजिए, A2 B1 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हुआ क्या? हुआ ये कि इसका मतलब ये हमारी पहली क्वेश्चन दे रखी थी, ये हमें दूसरा समीकरण दे रखा था। इसका मतलब अगर कोई भी स्टैंडर्ड समीकरण दिया हुआ था किस फॉर्म का? A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 और दूसरा A2x धन B2y धन C2 बराबर 0। अगर इस तरह के दो समीकरण हमें दिए होते तो हम सीधे सीधे x का मान ऐसे निकाल सकते हैं। समझ में आया? अब इसी को अगर हम लोग, क्योंकि हमने यहां पर क्या किया है? वही स्टैंडर्ड फॉर्म को यहां पर वापस लिख दिया है। और अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो अगर अभी हम पता है ऐसे ही y का जब मान निकालेंगे तो हमें y का मान भी यहां से सीधा सीधा इसी तरह की फॉर्म में मिल जाता है, वो अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा। लेकिन आप ये समझिए कि हम लोगों ने यहां पर कुछ नया नहीं किया यार। क्या किया? कुछ नया नहीं किया। जो हमारी पहले से विलोपन विधि थी उसी तरह से हम लोगों ने y को यहां पर कैंसिल कर दिया, x का जो मान आया वो हमने यहां से x का मान निकाला, लेकिन हमने इसमें जो भी गुणा भाग कर रहे थे उसको हमने वैसे ही लिख दिया, गुणा के फॉर्म में ही लिखा है, गुणा कराया नहीं है। समझ रहे हैं? यहां पर सरल नहीं किया, आप सिर्फ गुणे की फॉर्म में लिखे रहो। क्यों? क्योंकि उस जैसे जो हमें अंत में हमें एक इक्वेशन मिल रही है, जो हमें फॉर्म मिल रहा है x का, वो जो सीधा सीधा दिख जा रहा है। यानी से यहां अगर आपको किसी भी समीकरण में A1 B1 और C1 तो पता ही होगा, A2 B2 C2 भी पता होगा, तो वहां से हो क्या जाएगा कि आप x का मान सीधे सीधे निकाल पाओगे, है ना? ये हो जाएगा। अभी इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से भी करके देख लेंगे तो आपको वहां पर आइडिया लग जाएगा। और इसी तरह से जब हम y निकालेंगे तो हमें y मिल जाएगा यहां से C1 A2 माइनस C2 A1, और जो नीचे का हर है वो दोनों में सेम आ जाता है, तो दोनों में सेम आ जाएगा, इसका मतलब A1 B2 माइनस A2 B1, ये आपका हर आ गया। अच्छा, तो यहां से हमें x और y सीधे सीधे मिल जाएगा, जैसे क्यों? क्योंकि हमें B1 C1 B1 C2 ये सब कुछ पता है, ये पता है, ये कोई भी क्वेश्चन लिखी हुई है तो हम सीधा ये मान निकाल के रख दें तो हमें x मिल जाएगा। इसका मतलब अगर हम ये रट लें, क्या कर लें? x का ये फॉर्मूला रट लें तो हम सीधे सीधे आंसर निकाल देंगे। लेकिन रटना तो होता नहीं है गणित में, और रटने की बात नहीं है, ये निकला तो किससे? विलोपन विधि से ही। लेकिन इसी को हम लोग अगर एक और तरीका है उससे समझ लें तो हमें बहुत आसानी से ये रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वो तरीका क्या है मैं आपको करके बताता हूं। देखिए यहां पर ये तरीका है, इसी को जो आपका उत्तर लिखा हुआ है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? x है, x में आपने क्या किया, एक इसको आराम से समझ लीजिएगा, x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा? A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक, ये कैसे लिख दिया मैंने? इसमें भाई आप इसको ऊपर ले जाओगे तो x का मान आ जाएगा, और यही तो लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। और हर जो है वही हर यहां पर है y वाले केस में भी, तो इसी को आप बराबर क्या कर सकते हो? y बटे क्या कर दोगे? C1 A2 माइनस C2 A1। तो ये आपको एक नई तरह से वही लिखा हुआ दिख गया।
समझ लो, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। देखो किया क्या हम लोगों ने विलोपन विधि से हल किया, समझ लो। इसमें लोग परेशान हो जाते, जब कुछ बड़ी बड़ी दिखने लग जाता है ना इक्वेशन, तो उसमें परेशान हो जाता है। और मैंने ब्रैकेट से बहुत ज्यादा लगा दिया, ब्रैकेट्स नहीं लगाऊंगा तो आपको और आसानी से दिखेगा। ये लिखा है b1c2, ये लिखा है -b2c1, ये कहां से आया? x आपको ये दिख रहा था। अगर आप इसी को x को ये भूल जाओ भाई थोड़ी देर के लिए, x क्या लिखा हुआ है देखो, इसको x बटे ये है और यहां पर 1 बटे a1b2 - b1a2 है। अब इसी में x आपको निकालना होगा, तो आप इस चीज का जो x के नीचे हर है इसको आप ऊपर ले जाओगे अंश में, यहां पर तो जब अंश में ले जाओगे तो यही चीज तो आ जाएगी, तो उसी को हम लोगों ने अलग रूप में लिख दिया। अब y वाले को देख लेते हैं, y में क्या है? y में ये जो चीज है इससे आप y में भाग दे दो, तो y में भाग दोगे तो y के नीचे आ जाएगा, ये वही तो है। और यहां पर 1 आ जाएगा, तो 1 बटे a1b2 - a2b1 है, तो a1b2 - a2b1 है, b1a2 एक ही बात है, वो लिखा हुआ है। अब ये हमें यहां से ये फॉर्म अगर मिल जाएगा तो हम सीधे सीधे मान निकाल देंगे किसका? x का। तो आप कहोगे इसमें भी तो हमें याद करना पड़ेगा, ये जो लिखा हुआ है b1c2 और b2c1, ये अभी तक कहां ऐसा हुआ कि हमें याद नहीं करना पड़ रहा है। तो अब समझ लो, इसकी एक ट्रिक है, वो तरीका है जिससे आप भूलेंगे नहीं। आपको एग्जामिनेशन में कभी भी इस तरह के सवाल आते हैं, आप क्या करो, रफ पेज ले जाओ या पीछे का पेज ले लो, उस पर लिख दो रफ ऊपर और पीछे आराम से हल कर लो। एक बार बना लोगे फिर भूलोगे नहीं। क्या करना होगा, आप लिखो x, देखो x था, फिर लिखो y, फिर लिखो 1, ठीक है, x y 1 कांस्टेंट ऐसे लिखते ना हम लोग, a1x + b1y + c1, तो उसकी जगह c1 की जगह आपने 1 कर दिया और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो ऐसे करके हम लोग लिख दिया। अब क्या करेंगे, x के साथ आप लिखो b1, यहां पे लिखो b2, फिर यहां पे लिखो c1, यहां पे लिखो c2, फिर यहां पे लिखो a1, यहां पे लिखो a2, फिर यहां पे क्या आ जाएगा b1, यहां पे लिखो b2, चक्री क्रम में आ जाएंगे, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 हो गया। अब क्या करिए, तीर लगा दीजिए, यहां से नीचे और यहां से नीचे। विकर्ण संबंध पढ़ा होगा आप लोगों ने रसायन शास्त्र में, है ना, तो जो विकर्ण संबंध है वैसा ही आपने यहां पर एक तरह से विकर्ण संबंध बना दिया। अब देखिए b1 और c2 यही तो लिखा हुआ है, लेकिन आप कहेंगे ये -b2 c1 भी है। जब आप नीचे से ऊपर वाला एरो लगा रहे हैं ना, उसके साथ आप निगेटिव कर दीजिए। क्या कर दीजिए, निगेटिव। ऊपर वाले के साथ आपने कुछ नहीं किया, धन का है धनात्मक रखा, तो b1 c2 धनात्मक और b2 c1 निगेटिव। ऐसे ही c2 a1, जब आप y के नीचे लिख रहे हो c2 a1 तो ऋण चिन्ह के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए आ रहा है। ऐसे ही यहां पर a के नीचे देखिए a1 b2, तो आपका हो गया a1 b2, ये धनात्मक हो गया, और ऋणात्मक आने के लिए क्या है a2 b1 या b1 a2, एक ही बात है, ये हो गया। अब यहां से आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, देखो इतना आसान है, x लिखा, y लिखा, 1 लिखा, फिर b1 कर दिया b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, तीर लगा दिया ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे। अब जो ऊपर से नीचे है वो सारे धनात्मक हैं और नीचे से जो ऊपर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ऋणात्मक। तो ये आपको यहां से सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, ये फॉर्म मिल जाएगी। कौन सी फॉर्म, ये। और जैसे ही राजा बाबू ये मिलेगा तो आप क्या कर दोगे, x निकालने के लिए इस चीज को आप ऊपर गुणा कर दोगे तो आपको सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, x का उत्तर मिल जाएगा।